So welcome to I'm the Best Mom cover page cover story. Today we are on the 37th episode of the series of cover page cover story, and we have been discussing on how to give the best of care when the child is with low birth weight. And today is the continuation of the topic. And today, once again, we have Dr. Pradeep Jain with us in interaction with Dr. Anuj Rastogi sir. And I would request all of you, if you have any specific question, please do let us know. And if you have any topic which has attracted you, you want to know a little more on it, please write at info@imthebestmom.com. We will be definitely taking it up in the subsequent session. Now, with this, I would request Dr. Anu sir to begin the session with Dr. Pradeep Jain sir. थैंक यू दीपमान जी। लास्ट वीक में हमने जो केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था क्योंकि आजकल ठंड चली हुई है, सभी जगह विंटर का माहौल है, तो उस समय कैसे अपने बच्चों को हम ठंड से बचाएं और ठंड में कैसे बच्चों को वार्म रखें। तो इस बारे में हमने काफी क्वेश्चन डॉक्टर प्रदीप जैन से पूछे थे, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एडिशनल लेयरिंग नहीं करनी है कपड़ों की, उतनी जितनी लेयर हम पहनते हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा में भी काम चलेगा। और बच्चे का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करके देख लें, जब ठंडा लगे बच्चा, जब उसके पाँव हथेली ठंडे लगे तो आप उसका थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर जरूर चेक करें, वार्म करें। अगर टेम्परेचर नहीं उठ रहा हो तो फिर उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। और ऐसे में कैसे नहलाना है, सनलाइट का क्या एक्सपोजर है, ये सब बातें हमने उस समय करी थी। और फैन और या एसी या हीटर किस तरह से हमें यूज करना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बच्चों की केयर के लिए चीज है, कैंगरू मदर केयर एंड कैंगरू केयर, उस बारे में सर ने काफी कुछ सबको बताया था। आप चाहें तो उसे प्रीवियस एपिसोड पे देख सकते हैं। वेलकम डॉक्टर प्रदीप। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने कवर किए थे। यस सर। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपके उसमें ब्रोशर में देखा, देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच वी शुड सेंसिटाइज पेरेंट्स अ बिट, जो लास्ट टाइम रह गया था थोड़ा सा। कि जब हम स्मॉल बेबी की बात करते हैं तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम कितनी है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए और कम्युनिटी के लिए। दो तरह के स्मॉल बेबीज हो सकते हैं, प्रीमैच्योर और स्मॉल फॉर गेस्टेशन, या जैसा आपने उस दिन बताया था जो पूरे पनप नहीं पाए डिस्पाइट द एज। और इंटरनेशनली ये डाटा है सर कि 1 मिलियन चिल्ड्रन हर साल प्रीमैच्योरिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। जब हम प्रीमैच्योरिटी की बात करते हैं तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन, एक्सट्रीमली प्री टर्म इज लेस देन 28 वीक्स, और इंडिया में 24 से 26 थोड़ा ग्रे एरिया, लेस देन 24 हम वायबल नहीं मानते, पर लेस देन 28 वीक्स भी अगर हमारे देश में बचाए जा रहे हैं, उनकी भी अपनी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह से अलग अलग ग्रेडिंग है। एक सवाल हमेशा उठता है कि हम प्री टर्म बेबी बचा सकते हैं होने से, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया कि कॉमन कारण क्या क्या है। अर्ली एज में प्रेगनेंसी होना, 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप कम होना, इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, 3-4 कंसेक्यूटिव बच्चे हो रहे हैं, और ट्विनिंग या ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस। इन पे अगर अच्छी नजर बनाए तो हम निश्चित तौर पे कुछ प्रीटर्म बचा सकते हैं। कुछ माँ की लंबी बीमारियां या लंबी सिचुएशंस जो ये प्रीमैच्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, स्मॉल फॉर साइज को कंट्रीब्यूट कर सकती है, उनमें माँ की डायबिटीज जो भी आजकल काफी कॉमनली पाई जाती है और उसको बहुत अच्छे मैनेज करने से आउटकम अच्छा होता है। मदर का ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एक फैशन बन रही है नए जनरेशन में, तो ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। माँ की ओबेसिटी, ओवरवेट, बच्चे के अंदर, बच्चे का माँ के पेट के अंदर कोई कष्ट होना की वजह से जल्दी इसको डिलीवरी कराना पड़ता है। IUGR यानी जो हम एक कंडीशन देख रहे थे, बच्चा उस एज का नहीं हो रहा है, उस साइज का नहीं हो रहा है जो उसकी माँ के पेट के अंदर एज है। और कुछ ऑब्स्टेटिक कॉजेज जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। फिर ये सवाल जरूर आता है कि छोटे बच्चे में ऐसा क्या हो गया कि हमें एक स्पेशल केयर चाहिए। तो इनका सभी कुछ अनडेवलप्ड होता है, सारे ऑर्गन छोटे होते हैं साइज में भी और फंक्शन में, ग्रॉसली समझा जा सकता है। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनमें इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा है। इनकी फीड लेने की और फीड टॉलरेट करने की संभावना कम है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा होती है।
रेस्पिरेशन में इनको इश्यू होता है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती है। आमतौर पे एक प्रीटर्म बेबी ऐसा दिखता है, छोटा सा सर होता है, छोटी बॉडी होती है, वेट 2.5 kg से कम होता है, स्किन थोड़ी ज्यादा चमकदार पतली होती है, बॉडी में फैट कम होता है अगर IUGR है तो, कान थोड़े अधिक नरम होते हैं, रोना ऐसा थोड़ा कच्चा होता है, मसल टोन कच्ची होती है, जेनिटेलिया थोड़ा अलग से बने हुए होते हैं, लेबिया थोड़ा दूर दूर दिखते हैं, पेनिस छोटा बना हुआ दिखता है, और थोड़ा इनएक्टिव सा डल सा लगता है बच्चा। ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो एक छोटा बच्चा फेस करता है। अधिक ठंडा होना जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था सर उस दिन। आज हम फीडिंग डिफिकल्टी के बारे में देखेंगे, और कुछ और रेस्पिरेशन और आंखों से संबंधित समस्याएं। खून की कमी, जॉन्डिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अधिकतर न्यूबॉर्न, प्रीटर्म और या IUGR फेस करते हैं, या कई प्रकार के इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम होने से। एक छोटा सा ग्लिम्स, अपन ने लास्ट टाइम बात की थी, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, और कैंगरू मदर केयर एक बहुत सिंपल इफेक्टिव टेक्निक है जो न सिर्फ टेम्परेचर में हेल्प करती है बल्कि बच्चे के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अब हम आज के मुख्य मुद्दों पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो जो है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर टेम्परेचर रेगुलेशन इज न्यूट्रिशन, फीडिंग। अब जब तक बहुत अनस्टेबल बच्चा होता है, बहुत प्रीटर्म होता है और ICU केयर चाहिए होती है, हम कई तरह की न्यूट्रिशन देते हैं जो पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो जाए। हालांकि ये बिल्कुल टेक्निकल है और डॉक्टर्स की देखरेख में ही स्ट्रिक्टली किया जाता है, इंट्रावेनस पेरेंटल न्यूट्रिशन या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। पर जब बच्चा स्टेबल होता है तो बच्चों को पेरेंट्स के पास, मदर के पास शिफ्ट किया जाता है। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है मेरे बच्चे को खुराक देने का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है कि बेस्ट वे टू फीड इज ब्रेस्ट। बच्चे को माँ का दूध मिलना सबसे सर्वोत्तम है। ये बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, और एक कमाल की चीज है जिसमें एक सिंपल सा मेथड बच्चे को वो सारी जरूरतें पूरी करता है न्यूट्रिशन की। एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट एट अ राइट टेम्परेचर एंड स्टेराइल प्रोवाइड करता है मदर को। ये आइडियल नरिशमेंट है, और इसके साथ साथ ये बेसिक सबसे बड़ा चार्म है मदरहुड का भी, ये माँ और बच्चे में एक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग डेवलप करता है, जो अधिकतर माओ को हम देखते हैं कई सालों तक याद रहता है, उससे संबंधित चीजें। अब क्योंकि बच्चा प्रीटर्म है तो कुछ समस्याएं हो सकती है उसको कि दूध लैच करना नहीं आए, तो उसके लिए भी नेक्स्ट सर्वोत्तम रहता है डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो माँ का दूध को निकाला जाए, एक्सप्रेस किया जाए, उसको स्टोर किया जाए, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन स्टेजेस उसको ट्यूब से या चम्मच कटोरी से या सिरिंज से या पलड़ी से आदि से पिलाया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए ये आवश्यक है बच्चे में इतने स्किल डेवलप हो जाए कि वो सक कर सके और साइमल्टेनियसली स्वेलो कर सके। इसे हम सकिंग स्वेलोइंग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन आमतौर पे एक नॉर्मल बच्चे के 32 से 34 सप्ताह की पोस्ट कंसेप्शनल मैच्योरिटी में आता है, 32 to 34 वीक्स। अधिकतर बच्चे 34 वीक्स के बाद के बच्चे 35 से 30 आराम से माँ का निप्पल लैच कर लेते हैं और दूध पी पाते हैं। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं बहुत से ऑल्टरनेटिव मिल्क अवेलेबल हैं, मिल्क फॉर्मुलाज अवेलेबल हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हम देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है बहुत अर्ली जो मिल्क होता है, कोलोस्ट्रम वगैरह मिलने के साथ साथ ही शुरू होता है, वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ऐसा पाया गया है जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उनको इन्फेक्शन कम होता है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होती है। दूध के साथ साथ न सिर्फ खुराक जाती है पर कई प्रकार की एंटीबॉडीज भी जाती है जो बच्चे में जर्म से फाइट करने की टेंडेंसी को इंप्रूव करती है और इम्यून सिस्टम इंप्रूव करती है। ब्रेस्ट फेड में भी हमने पाया है कि कान के इन्फेक्शन, दस्ते, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और दूसरे तेज इन्फेक्शन, सेप्टिसीमियास, मेनिंजाइटिस आदि भी कम होते हैं। वह कंट्रीज जहां माँ का दूध कम मिलता है या कम समय तक दिया जाता है, कई वेस्टर्न अधिक डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी इंडिया से कई गुना अधिक है। इंडिया में जैसे सबसे पहला देखा जाए ईयर इन्फेक्शन, ऑन एन एवरेज रेट दूसरी कंट्री से हमसे लोग सप्ताह में 1 या 2 बार मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन। और एक कॉमन उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बॉटल फीडिंग या नॉन ह्यूमन मिल्क एंड विद दैट टू विद बॉटल। तो माँ का दूध मिलना और डायरेक्टली माँ का दूध मिलना बहुत सी बीमारियां बचाता है।
न सिर्फ इन्फेक्शन, ये कई प्रकार की एलर्जीज बन जाता है। इन बच्चों में एलर्जी कम पाई जाती है, एलर्जी से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा, एटोपी कम पाई जाती है, डायबिटीज इन बच्चों में कम होती है, मोटापा कम होता है, और सडन इन्फेंट डेथ नाम की एटीट्यूड, जिससे बच्चा सडनली डेथ हो जाती है, वो भी कम पाया जाता है। अब इसमें ये इंसानी दूध इंसान के हिसाब से बना हुआ है, इसमें एग्जैक्टली वही प्रोटीन्स होते हैं, वही कंपोनेंट होता है जो बच्चे को चाहिए होता है, और ये उम्र के साथ इसका कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे एक 28 सप्ताह की मदर का दूध वो वैसा ही होगा जैसे 28 सप्ताह के बच्चे को चाहिए, तो दैट इज एन आइडियल थिंग। उसके साथ साथ जैसे वो 30 सप्ताह का या 32 सप्ताह का, 34, 36 या 1 साल का, तो दूध का कंपोजिशन भी समय के साथ चेंज होता है, तो ये डायनेमिक है। तो ये माँ की बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, मोस्ट ऑफ देम। ये मुफ्त मिलता है और डिमांड पे है, जब जब चाहिए तब अवेलेबल है। और इसका माँ का दूध देने से बच्चे को उन सब चीजों से एक्सपोजर होता है, उन सब फ्लेवर से, उन सब चीजों से जो माँ खाती है। यानी बच्चा माँ का दूध पीने से अपने स्वयं के जो भोजन जो हमारे संस्कार में है उससे बड़ा आसानी से शिफ्ट होता है, क्योंकि उसे उस फ्लेवर का, उस कलर का, उस टेस्ट का एक्सपोजर होता है। ये बहुत कन्वीनियंट है, कुछ कोई तरीका नहीं है, कोई बनाने का कोई हेडेक नहीं है। नहीं तो हम अगर कोई फार्मूला मिल्क बनाए या बाहर का दूध लें तो उसको, उसका दूध की सफाई, उसको उबालना, राइट टेम्परेचर पे लाना, हाइजीन का ध्यान, दूध बनाने वाला बर्तन, वो चम्मच, पिलाने वाले का हाथ, कई इन्फेक्शन के ब्रीच के स्कोप रहते हैं। परंतु ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा पाया गया है कि जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं उनका इंटेलिजेंस कोशेंट ज्यादा होता है, क्योंकि जो उसमें आयरन होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं और बच्चे का IQ बढ़ाते हैं। ब्रेस्ट, जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो ज्यादा अटैच रहता है, इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ाता है। और ये फायदा सिर्फ बच्चे के नहीं, माँ के भी है। ये पाया गया है जो मदर्स जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है वो जल्दी शेप में आती है, जल्दी उनका वेट नॉर्मलाइज होता है, उनकी पोस्ट पार्टम जो ब्लीडिंग होती है, प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग कम होती है। और इन पेशेंट से जो प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग करती है मदर्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक, और उसके बाद ऑनगोइंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 to 3 years, उनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी योनि द्वार के कैंसर की संभावनाएं नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर या शॉर्टर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। अभी हम देखते हैं कि इसमें ये सब कुछ अच्छा है जो वैसा नहीं है, कुछ स्ट्रेस लेना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस भी पाए जाते हैं। कई मदर्स पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, सोशल शाइनेस की वजह से, काम करने की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से, अगर उचित सुविधा नहीं हो तो वहाँ थोड़ा पर्सनल कंफर्ट आता है। इस तरह की सिचुएशन जब मदर ट्रैवल कर रही है या अपने ऑफिस में काम कर रही है तो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए, अच्छे क्रैच, अच्छे फीडिंग एरियाज चाहिए, और साथ ही साथ माँ को खूब हेल्दी, वेल बैलेंस, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ती है। ये बहुत आवश्यक है। अगर मदर न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट या डिप्लीटेड रहेगी तो बच्चे में भी डिप्लीशन के चांसेस रहेंगे, खास तौर पे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। कई बार ये सवाल उठता है हमसे, सर आपसे भी उठता होगा, क्या हम फॉर्मूला फीडिंग दे दें, क्योंकि अभी माँ बिजी हो जाएगी तो, माँ के चली जाएगी तो, माँ थक गई तो। ऐसा पेरेंट्स, और पेरेंट्स से ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स ये हमसे सवाल जरूर पूछते हैं कि हम कुछ और दे सकते हैं, कोई और प्रकार का फॉर्मूला। वैज्ञानिक तौर पे अनुसार मुझसे एग्री करेंगे कि ऊपर का दूध पिलाने का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई रोल नहीं है। they are not as good as or better than breast milk, they are just second or third alternative। ये हम तभी यूज करें जब माँ अवेलेबल नहीं हो, माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार हो, या किसी बहुत जरूरी काम से अवेलेबल नहीं हो, या माँ का दूध नहीं आ रहा हो, या दूध नहीं दे पा रही हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट है। वो बहुत कॉमन बीमारियां नहीं होती, बहुत रेयर बीमारियां हैं अधिकतर जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। माँ को कोई बीमारी भी हो, और अधिकतर दवाइयां जो माँ को लिखी जाती है उसके साथ साथ माँ का दूध दिया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक बहुत ही गंभीर बीमारियां अगर माँ ग्रसित है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग का अल्टरनेटिव ढूंढना होता है। पर कुल मिला के ये पूरी कम्युनिटी में जितनी मदर्स ब्रेस्ट फीड करती है उसका लेस देन 0.1% इंसिडेंस होती है, परंतु हाँ ऐसी सिचुएशन होती जरूर है। अगर किसी को ऊपर का दूध यूज करने का मंशा हो तो वो निश्चित तौर पर अपने घर वालों की सलाह से अनुसार डालें, स्पेशलिस्ट से, लैक्टेशन स्पेशलिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से सलाह करके उनकी सलाह पे ही। परंतु ये हम सब जानते हैं और हम कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30-40 साल से, कि अच्छे सपोर्ट और अच्छे काउंसलिंग से
ऑलमोस्ट ऑल मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को करा पाती है। अनु सर, इस पे कुछ आपके कुछ? जी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब जैसा कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति थोड़ा सा दोबारा से झुकाव शुरू हुआ है, और जब पेरेंट्स जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती हैं तो उनके दिमाग में 3 बातें आती हैं। जैसे बच्चा उनका रोता तो उन्हें लगता है भूखा है। पहले कोई माँ और दादी ये नहीं कहती थी कि बच्चे ने शूशू कर लिया तो इसका पेट खाली हो गया। अब सारी माँ ये सोचती हैं इसने शूशू कर लिया तो इसका पेट खाली हो गया, तो वो उसे फिर बार बार दूध पिलाती हैं। और अच्छा, जितना जल्दी जल्दी रोया दूध पिलाया, एक ऐसी साइकिल बन जाती है कि बच्चा रोता ही रहता है, और उनको ये लगता है कि हमारा दूध इसमें पर्याप्त नहीं हो रहा, और वो फिर ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन विशियस साइकिल है, और जिसे तोड़ना बहुत भारी काम है। फॉरेन कंट्रीज में लोग पैसिफायर यूज करते हैं, यहाँ उन्हें लगता है कि दांत बाहर आ जाएंगे, जबकि पैसिफायर का डायरेक्टली दांतों से कोई रिलेशन नहीं है। 99% बच्चे 3 से 4 महीने की एज पे पैसिफायर छोड़ देते हैं। जब उनका ध्यान इधर उधर जाने लगता है, वो थोड़ा अपने आप को एंगेज करने लगते हैं और एक्टिविटीज में, तब वो पैसिफायर नहीं यूज करते। बट उससे पहले जो फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा इतना बोर फील करता है, बच्चे का एक ही एक्सप्रेशन है, हाथ चूसना या दूध चूसना। तो पेरेंट्स को ये लगता है, माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है। और दूसरा, माँ के दिमाग में एक बात और भी होती है। जैसे आज ही एक माँ आई, तो वो बड़ी डिससेटिस्फाइड थी अपने बच्चे की ग्रोथ को लेकर, क्योंकि उनकी भाभी का बच्चा जो 2 महीने बड़ा था उससे, वो ज्यादा बलिष्ठ था, तो इसलिए भी वो ऊपर का दूध देते हैं। तीसरा, वो उन्हें कई बार रहता है कि मुझे कहीं जाना होगा, तो आपस में सहेलियां बात करती हैं कि अगर आपने से ऊपर का दूध नहीं दिया तो ये तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा बच्चा, तुम्हारे साथ ही ये क्लिंग कर रहेगा। तो ऐसी तमाम बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं, और वो एक बार बोतल का दूध लगा दें ऐसा कह के शुरुआत करती हैं कि एक बार तो बोतल का दूध लगाई दें जिससे बोतल के दूध की आदत रहे। और उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे सेबोटाज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होती चली जाती है और बॉटल उनकी बढ़ती जाती है। हम टाइम एंड अगेन सबको समझाते हैं कि जो पहले 6 मंथ है बच्चे की ग्रोथ का हनीमून पीरियड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले 6 मंथ तक बच्चे को कम बीमारियां होती हैं, और यह बीमारियां ना के बराबर होती हैं। परंतु 6 महीने के बाद, 6 महीने से लेकर 4 साल की उम्र तक बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली इल होते हैं, बहुत बीमार होते हैं। उस दौरान जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं उनकी बीमारी या तो शॉर्ट लिव्ड होती है या नहीं होती। अगर मान लो सपोज एक बच्चा जो अदर दूध पी रहा है, जो ऊपर का दूध पी रहा है, और एक बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, अगर दोनों को डायरिया होगा तो माँ के बच्चे के को जो माँ का दूध पी रहा होगा उसका डायरिया 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और एज ए डॉक्टर जब हम ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम भी एकदम केयर फ्री रहते हैं कि बच्चा तो ठीक हो ही जाएगा। बट जब कुछ और दूध पी रहा होता है बच्चा, कभी उसकी पॉटी में ब्लड आ रहा होता है, कभी उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो तमाम बातें जब चल रही होती हैं तब हम थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं। हम उन्हें बेफिक्री नहीं दे पाते कि आप 2-3 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं शुरू से ही ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा प्रमोटर रहा हूँ, और मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी होनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करनी चाहिए। और हम अपनी तरफ से जितना कोशिश होती है समझाते हैं कि भाई आप ब्रेस्ट फीडिंग ना छोड़ें। और अगर आपके बच्चे को 24 घंटे में 8 बार डायपर वेट हो रहा है तो इसका मतलब आपके बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट मिल रहा है। और फिर हम ग्रोथ मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, बच्चे का वेट तोलते हैं जब वेल बेबी चेकअप होता है, या मैं पेरेंट्स को कई बार 15 दिन बाद बुलाता हूँ और वेट मेजर करता हूँ उनका सेम क्लोज में। तब उन्हें बताता हूँ कि देखो माँ का दूध पीने के बाद भी आपका वेट, बच्चे का वेट सफिशिएंट गेन हो रहा है, इसलिए आप ये ना सोचे कि आपके बच्चे को सफिशिएंट दूध नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ सर। प्रॉब्लम ये है कि जो कम्युनिटी में गाइडेंस मिलती है मदर को, वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं मदर के लिए कि वो उनको उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाती है। परंतु सारे लोगों को समझना चाहिए कि न्यूट्रिशन एक बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और रादर बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी बच्चे की या व्यक्ति की खुराक शुरू से ही सही नहीं हुई तो उसकी बीमारियों की संख्या बढ़ती जाएगी निश्चित तौर पे। और जो असेसमेंट के तरीके हैं कम्युनिटी में कि ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है, वो होता है कि बार बार रोना। अब ये पेरेंट्स को समझना होता है कि रोने का सिर्फ एकमात्र कारण नहीं होता बच्चे का कि इसको भूख है, उसके जीवन में और भी कुछ परेशानी हो सकती है और भी कुछ दुख हो सकते हैं। दैट वन हैज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट देम। इट इज नॉट ऑलवेज हंगर। डेफिनेटली हंगर एक वन ऑफ द कॉमन कॉजेज है भूख लगने का। इवन छोटा बच्चा यूरिन करने से पहले और बाद में रोता है,
गीला होने पर रोता है, गंदा होने पर रोता है, कोई कपड़ा चुभ जाए तो रोता है, हवा ठंडा होता है तो रोता है, तेज आवाज से तो देयर सो मेनी थिंग्स। तो रोने को सिर्फ भूख से इक्वेट नहीं करें, और अगर पेरेंट्स को शक हो कि बच्चा भूखा है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर्स से कांटेक्ट करें और पता लगाएं कि क्या हो। सबसे इफेक्टिव तरीका घर पे पता लगाने का, जैसे भी अनुज सर ने कहा, नंबर ऑफ यूरिन। एनीथिंग मोर देन 5 to 6 यूरिन्स इन 24 आवर्स इज अ गुड इनफ इंडिकेटर कि बच्चे का फ्लूइड इनटेक सफिशिएंट है। और ये फ्लूइड जो है क्योंकि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो बच्चा ले रहा है, द ओनली फ्लूइड विच चाइल्ड इज टेकिंग इज मदर्स मिल्क, तो इसके चलते डेफिनेटली मदर का मिल्क सफिशिएंट है। एंड डेफिनेटली जो रूटीन चेकअप्स होते हैं, जो रूटीन चेकअप्स का प्रोटोकॉल होता है, शुरू के 6 महीने में एटलीस्ट वंस अ मंथ एंड देन वंस इन 2 months रूटीन चेकअप करते रहें तो पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ और हाइड्रेशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। जैसे अपन बात करें सर, फार्मूला मिल्क के कुछ एडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर मुझे फार्मूला मिल्क देना है तो मैं क्या पॉइंट्स ध्यान रखूं। कुछ एडवांटेज ये होता है कि केयर गिवर, मदर के अलावा दूसरे केयर गिवर भी दूध पिला पाते हैं, और माँ की भोजन और इन्फेक्शन और दवाइयों से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसके एक एडवांटेज है। परंतु डिसएडवांटेज की संख्या ज्यादा है, जैसा मैं बताता हूँ आपको। ये ड्रॉबैक्स ऑफ फार्मूला फीडिंग, इनमें एंटीबॉडीज नहीं होती तो बच्चे की इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, स्टोरेज करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, साफ पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, साफ एरिया चाहिए बनाने का। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग गाढ़ा बना देते हैं, पतला बना देते हैं, दोनों ही बच्चों के इंटेस्टाइन्स के लिए ठीक नहीं है। और बनने के बाद विद इन 1 hour यूज करना होता है। अगर ये पड़ा रह गया तो एनवायरनमेंट से कंटेमिनेट हो जाता है। इसको बनाते वक्त हर एक फॉर्मूला मिल्क में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत रिलीजियसली फॉलो करने पड़ते हैं, और अपने हाथ की सफाई और ये सभी कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। ये किसी भी तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटीज है प्रिपरेशन की, वो ह्यूमन मिल्क से वो मैच नहीं कर पाती है, और ये बहुत महंगा भी पड़ता है। अगर फॉर्मूला मिल्क देना ही पड़े तो इट शुड ऑलवेज बी सेकंड और थर्ड ऑप्शन। सर एक क्वेश्चन है, अपन ले लेते हैं साथ साथ ही। वंदना जी पूछ रही हैं कि while opting for formula feeding, what points to consider in selecting one of them? Please suggest. तो मेरा ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, पहली बात तो। पर अगर आई गई है तो आपको ये बच्चे की स्टेजेस के हिसाब से फॉर्मूला मिल्क देखना पड़ता है, किस एज के बच्चे को कौन सा फॉर्मूला, अलग अलग स्टेजेस होती है 1 2 3 लाइकवाइज। उनको बनाने का तरीका बहुत ही सावधानी वक्त होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा होता है हर डब्बे के ऊपर कि उसमें कितना पाउडर और कितना पानी, दोनों का मेजरमेंट एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अधिक गाढ़ा या अधिक पतला दूध न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स या टॉलरेंस की प्रॉब्लम्स कर देता है। जिन बच्चे बहुत अर्ली एज पर फॉर्मूला मिल्क देने से बीमारियां ज्यादा भी होती है। और जिस कंटेनर से पिला रहे हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, और बॉटल तो हरगिज नहीं होना चाहिए। बॉटल फूडिंग शुड नेवर बी एन ऑप्शन। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज विच मदर शुड टेक। अभी अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे डोनर ह्यूमन मिल्क। अभी ह्यूमन मिल्क बैंक्स काफी जगह बन गए हैं अपने देश में, और ऑलमोस्ट हर बड़े सिटी सेंटर में ह्यूमन मिल्क बैंक्स हैं। और हमारे प्राचीन जमाने में भी एक लैक्टेटिंग मदर अपने घर के दूसरे लैक्टेटिंग मदर को दूध पिला देती थी, तो इट वाज लाइक अ डोनर ह्यूमन मिल्क। इट इज सेकंड बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारी स्पीसीज का ही है। परंतु एक बच्चे की माँ, एक बच्चा जो 30 सप्ताह का पैदा हुआ और एक बच्चा जो फुल टाइम पैदा हुआ, दोनों की मदर्स की दूध की कंपोजिशन में अंतर होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और डेफिनेटली अपनी स्वयं की माँ के दूध का बेस्ट कोई और उतना सर्वोत्तम ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट सेकंड बेस्ट ऑप्शन, इफ ह्यूमन मिल्क इज नॉट अवेलेबल, डोनर ह्यूमन मिल्क कैन बी कंसिडर्ड। अभी कुछ कंपनीज ने कॉमर्शियली अवेलेबल भी कर दिया उसको, बहुत कॉस्टली है हालांकि। इवन 15 ml की बॉटल 200 रुपए की आती है, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसको बनाना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेफली बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत सेफली होता है। तो मदर समझ सकती है कि माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर फाइनेंशियल टर्म्स से सोचें, कॉमर्शियली अवेलेबल ह्यूमन मिल्क करंटली इन आवर कंट्री इज समथिंग लाइक 200 रुपीज पर 15 ml। तो इसकी जरूर वैल्यू समझें। इस टर्म से भी डेफिनेटली माँ के लिए तो वैल्यू होती है, और कोशिश करें अपना दूध ही पिलाएं। अब आता है कि हमें बच्चे को, सबसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि माँ का दूध कब तक पिलाना है और कितना पिलाना है।
एक हमारी आम जो सूचना होती है पेरेंट्स को वो ये होती है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसकी वजह से कई पेरेंट्स में गलतफहमी हो जाती है कि 6 महीने तक ही माँ का दूध पिलाना है, जबकि संदेश जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स देते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं वो कहते हैं 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना है, और माँ का दूध उसके बाद भी चालू रखा जाता है और लंबे समय तक 2 साल या इवन लॉन्गर भी दिया जाता है। पर से मोस्ट ऑफ टाइम्स ह्यूमन मिल्क अपने आप में कोई नुकसान नहीं करता है, पर एक समय के बाद वो कंप्लीट डाइट नहीं होता, तो कुछ समय बाद डाइट ऐड करनी पड़ती है। पर ह्यूमन मिल्क अपने आप में नुकसान आमतौर पे नहीं करता है, टिल की मदर को कोई सिग्निफिकेंट डिजीज हो या कोई बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन चल रही। अभी जब भी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध पीने की स्पीड और टाइम अलग अलग हो सकती है बच्चे में। उसी बच्चे में अलग अलग समय अलग अलग स्पीड भी हो सकती है, तो उससे गलतफहमी ना हो। कई बार बच्चा 5-10 मिनट में पी लेता है, कई बार बच्चा आधा आधा घंटा लगा देता है। तो बच्चा जितना दूध पीना चाहे उतना उसको पीने देना चाहिए। और आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि एक ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में मदर 1 या 2 बार ब्रेस्ट चेंज करे और दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाए। कोशिश करे आगे का दूध और पीछे का दूध, फोर मिल्क और हैंड मिल्क दोनों ही मिले इससे बच्चे को। तो दूध पूरा लंबे समय तक पीने दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि कितना समय पिया, इंपॉर्टेंट है कि कितना पिया, अमाउंट। और अमाउंट का असेसमेंट आमतौर पे घर पे इस तरह होता है कि एक बार सेटिस्फैक्टरी दूध पीने के बाद बच्चा चैन से सो जाता है और 2-3 घंटे विश्राम करता है, उसके बाद फिर डिमांड करता है वन। फिर जैसा यूरिन की बात कर रहे थे हम, एनीथिंग मोर देन 5 to 6 यूरिन इन 24 आवर साइकिल सजेस्ट कि बच्चे ने अच्छा दूध पी लिया है। और तीसरा है वेट, वो रूटीन चेकअप्स में मालूम पड़ता रहता है कि कैसा वेट गेन हो रहा है। अब अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है अपनी प्री मैच्योरिटी की वजह से या किसी और हैंडीकैप की वजह से, तो उसको दूध चम्मच कटोरी से या सिरिंज से पिलाया जा सकता है। वो थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेता है, परंतु बॉटल की कंपैरिजन में वो बहुत सुरक्षित है। आमतौर पे एक बच्चा विद इन 30 मिनट्स दूध पी लेता है, उसके बाद थकान होनी शुरू। अगर 30 मिनट तक दूध नहीं पी पा रहा है बच्चा, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब फीडिंग पैटर्न जो है बच्चे से बच्चे में और दिन में दिन और दिन और रात में अंतर होता है, तो एक ही तरीके से हम नहीं चल सकते। और बच्चे को फीडिंग हमेशा डिमांड के हिसाब से करनी चाहिए कि जब बच्चा फीड की डिमांड करता है तब पिलाएं, और अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करें पेरेंट्स 3 से 4 घंटे के अंतराल तक। अगर बच्चा दूध मांग रहा है तो घड़ी ना देखें, इसको जितना मांगता है उतना पिलाएं, और अगर नहीं मांग रहा तो अपनी तरफ से प्रयास 3 से 4 घंटे पे करें। देयर सर्टेन क्यूज जिससे पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। वो अपना हाथ चूसता है, थोड़ा विग्रस हो जाता है, बहुत विग्रसली मुंह चलाता है। इस तरह के क्यूज धीरे धीरे माँ और बच्चे को आपस में, माँ को अनुभव हो जाता है कि ये बच्चा कर रहा है तो मोस्ट लाइकली मेरा बच्चा भूखा है। दिस इज अ आर्ट विच डेवलप्स विद प्रैक्टिस, और कुछ ही दिनों में माँ ये समझ जाती है। बहुत प्रीटर्म बच्चे या वो बच्चे जिनको कोई कष्ट हो कई बार, या कोई दवाइयां पे हो कई बार होते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 3 से 4 घंटे पे उठा के दूध पिलाना चाहिए। कुछ बहुत प्रीटर्म बच्चे न रोके थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं, हल्का फुल्का मूव करते हैं, तब ये समझ में आ सकता है कि हमें बच्चा भूखा है। परंतु ये याद रखें, जब भी बच्चा भूखा होगा जरूर माँ के निप्पल को मुंह में देते ही जरूर चूसेगा। तो वो अगर शक कर रहा हो अच्छे से तो देन इसको जितना पीना चाहे उतना पिला दीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें बच्चों को थोड़ा टिकल करके उठाना पड़े, कान के पीछे हल्का टिकल करके उठाना पड़े, खास तौर पर जब बच्चा 3-4 घंटे पे डिमांड नहीं कर रहा हो। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हम सर जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो जब बच्चा ना माँ का दूध पीता है तो फर्स्ट 2-3 मिनट्स में बहुत फास्ट होता है और अपनी जरूरत का 70 से 80% मिल्क वो फर्स्ट 2-3 मिनट्स में ले लेता है। और बहुत से बच्चे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी सक करते रहते हैं। अगर माँ के लिए डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो माँ को समझना चाहिए कि शुरू के 10 मिनट में उसने सफिशिएंट दूध ले लिया होगा, तो वो बच्चे के कॉर्नर पे उंगली डाल के उसको हटा सकती हैं। क्योंकि बच्चा माँ को सूदर की तरह ज्यादा यूज करता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स के बाद, क्योंकि उसके पास और कोई भी तरीका अपने आप को काम डाउन करने का नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता और ठीक से भली भांति देख भी नहीं पाता है बच्चा उस समय। तो धीरे धीरे बच्चा, आप यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखें। वंदना पूछ रही है उसका वेट गेन कैसे देखें। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि सब बच्चों को ना छोटी छोटी मोतियों की जो लड़ी पहनाई जाती थी हाथ में, तो वो ग्रोथ मॉनिटर होते हैं, नजरिया जिसे कहते हैं। आप पहले जमाने में हर हफ्ते में लेडीज उस नजरिए को ढीला करती थी तो उन्हें पता चल जाता था बच्चे का वेट गेन हो रहा है या नहीं।
नॉर्मली किसी भी बच्चे का 10% वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक में, और उसके बाद वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। ज्यादातर बच्चे 3 से 4 महीने में डबल, अपने बर्थ वेट के डबल हो जाते हैं। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो 20 से 30 ग्राम पर केजी वेट जो है, पर मतलब बच्चे का 30 ग्राम वेट पर डे बढ़ता है। और जब वो आप डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो डॉक्टर को इन सब बातों पे ग्रोथ चार्ट बनाते हुए सबका ध्यान होता है कि कितना उसका सिर का नाप बढ़ रहा है, कितनी लंबाई बढ़ी और कितना वेट बढ़ रहा है। इस प्रकार हम बच्चे की ग्रोथ को जज करते रहते हैं, और उसके जो नजरिया है उससे भी आइडिया लगता रहता है कि बच्चे का हाथ लूज तो नहीं रह गया। और थोड़ा जो सपलनेस, थाई की सपलनेस है, पूरी बॉडी में जो मसल मास है, उसे देख के भी पता चल जाता है। कई बार जो थाई की स्किन है वो बहुत रिंकल्ड हो जाती है। अगर बच्चा कम दूध पी रहा है या डायरिया चल रहा है उसको, या वोमिटिंग कर रहा है, तो सब रिंकल्ड हो जाएगी। तब आपको लगेगा कि बच्चा एक कमजोर हो गया है। तो आपको रेगुलर, हमारे यहाँ वेल बेबी चेकअप का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु खासकर पहले 3 महीने में हर 15 दिन में अपने बच्चों के डॉक्टर को आप ग्रोथ के लिए दिखाने जरूर जाएं, तभी आप उसकी ग्रोथ के लिए सुनिश्चित हो पाएंगे। वंदना जी ने ये भी पूछा था कि कोई स्पेसिफिक वेट है क्या? वेट एक्चुअली एक फिक्स फिगर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है जो बच्चा है वो बर्थ का वेट उसका 2.5 से 3.5 केजी के बीच में कुछ भी अगर नॉर्मल है, और प्री टर्म है तो उसके हिसाब से तो एक ग्रोथ चार्ट बनाए जाते हैं जो हर पीडियाट्रिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास होते हैं, उसको फॉलो करने से पता चल जाता है। इसलिए वहाँ बहुत आवश्यक है कि रूटीन चेकअप्स होते रहें, ताकि पता चलता रहे बच्चा सही ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। परंतु घर पे सबसे इफेक्टिव मेजर है कि अगर मदर के दूध पे बच्चा अच्छी यूरिन कर रहा है, 6 to 8 बार यूरिन कर लेता है, यूरिन पेशाब पतला आर पार दिखने वाला आता है, इसमें कोई पीलापन नहीं, मतलब बच्चे ने अच्छा दूध पी लिया है। बाकी वेट गेन के लिए आप रेगुलर डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। इसके अलावा अगर बच्चा बराबर पॉटी कर रहा है, नींद बराबर लेता है, स्लीप अवेक अच्छा है, दूध पीने के बाद 3-4 घंटे रेस्ट कर लेता है, और निश्चित तौर पर तो ये एक इंडिकेटर है कि बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है और बच्चा ले रहा है। स्मृति जी ने लिखा है कि बच्चे का वेट 1.6 केजी है। इनका सवाल क्लियर नहीं है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन भी लिख लीजिए सर। इनका डॉक्टर साहब सवाल ये है कि उनका बच्चा अब 4 किलो का हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा था कि बच्चे का बर्थ वेट कितना था, तो उन्होंने लिखा है बर्थ वेट 1.6 था और अब उसका वेट 4 किलो है। मैंने उनसे जेस्टेशनल एज पूछी है। ओके देखिए स्मृति, ये ना बिल्कुल एक क्लियर कट आंसर नहीं होता इसका। इन जनरल मैंने जैसा कि बताया, बर्थ वेट का डबल बच्चा 3 से 4 महीने में हो जाता है। कुछ बच्चे समय से जो पहले पैदा होते हैं वो स्मॉल फॉर डेट भी होते हैं। मीन्स जितना उनका वजन उस एज पे होना चाहिए उससे भी कम होते हैं। ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बच्चे होते हैं, उनमें 3 तरह के पैटर्न ग्रोथ के मिलते हैं। एक तो लगातार बढ़ते रहते हैं, एक बच्चे जिनका वेट सब कुछ करने के बाद भी नहीं बढ़ता, और एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ग्रो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं। तो ये सब इसमें बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल एजेंडा है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जनरली देखा ये गया है कि पेरेंट्स वैक्सीनेशन के समय, जबकि सिर्फ वो वैक्सीन कराने के लिए जाते हैं, या खांसी जुकाम के समय वो ग्रोथ के बारे में थोड़ी चिंता अपनी प्रकट करते हैं। वो एक राइट टाइम नहीं होता। बच्चा उस समय रो रहा होता है, बीमार हो रहा होता है, और डिफरेंट ही वो डॉक्टर को दिख रहा होता है। तो आप वेल बेबी चेकअप के लिए जरूर जाएं। फॉरेन कंट्रीज में लोग बच्चे को वेल बेबी चेकअप के लिए लेके जाते हैं। आप अगर शुरू के 3 महीने में हर महीने एक बार भी जाएंगे तो वो आपको काफी लाभ रहेगा। कई मदर्स का ये सवाल होता है कि मेरा बच्चा माँ का निप्पल खींचता नहीं है, दूध नहीं पीता, हम क्या करें? देखिए, अगर बच्चा प्रीटर्म या स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज है, थोड़ा कमजोर तो होता है, और आमतौर पे जैसा मैंने पहले जिक्र किया, सकिंग स्वॉलोइंग कोऑर्डिनेशन 34 वीक्स या उसके पश्चात आती है। तो तो हमें इनको धीरे धीरे ट्रेन करना होता है, और शुरुआती दिनों में बच्चे को अगर बहुत छोटा साइज का नहीं है तो माँ का दूध निकाल के मुंह से पिलाया जा सकता है। अगर बच्चा 30 सप्ताह या से ऊपर का है तो उसको माँ का दूध डायरेक्टली मुंह से पिलाया जा सकता है। ये बच्चे सक कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो डायरेक्टली ब्रेस्ट नहीं ले पाएंगे, पर जब हम चम्मच से या सिरिंज से पिलाएंगे तो ये पी लेंगे। जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं दूध पिलाने के कुछ हम इस तरह देख सकते हैं। इनको छोटे कप से पिलाया जा सकता है, सिरिंज से, जो एक बहुत पॉपुलर मेथड है हमारे आईसीयूज में ईज और सेफ्टी के लिए। फिर पलड़ी फीडिंग, हाँ,
जिसे सूती फीडिंग भी कहते हैं, या छोटी चम्मच से। इन चारों में से कोई भी प्रयोग आप घर पे कर सकते हैं, और ये विश्वास कीजिए बहुत छोटा बच्चा भी कप से आराम से पी लेता है। जैसे सॉरी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, उसकी दूध पीने की शक्ति इंप्रूव होती रहती है, और हमें स्टिमुलेट करते रहना चाहिए बच्चे को। एक स्ट्रेटजी होती है सॉरी, जिसे हम नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग कहते हैं, यानी बच्चा अगर छोटा है और हमें लगता है सकिंग स्वलिंग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, तो हम माँ का दूध एम्प्टी करके, ब्रेस्ट को एम्प्टी करके के बच्चे को खाली ब्रेस्ट पे सक करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो उससे बच्चे की ये कोऑर्डिनेशन जल्दी बेटर डेवलप होता है। मेरे ख्याल से सब न्यूट्रिशन अपन ने काफी डिस्कस किया है, जो इंपॉर्टेंट बातें करीब सारी पूरी हो गई है जो एक पेरेंट्स को करना चाहिए। आगे नेक्स्ट अपन इन्फेक्शन की तरफ बढ़े सर, या कोई और सवाल है तो वो पहले ले लेते हैं। सर आज के लिए इस मीटिंग के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर इसे एक पार्ट और करते हैं इसका, इन्फेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन इनवाइट करते हैं। मैं एक ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपनी टॉक की थोड़ी अगर समरी दे दें हमें, तो हम सब लोगों को मेल कर देंगे। बिल्कुल तो ठीक है सर, हाँ ये मैं आपको समरी भिजवा देता हूँ सर। यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you. दीपमान जी, एंड वी विल take it forward in the next session. Deepman ji. Thank you so much, Dr. Pradeep, and thank you, Dr. Anu sir, and to all our attendees today. There are a lot of questions which we could address in last two sessions. If you have missed out anything today, please visit to imthebestmom.com. There you can see, or to the social media page of I'm the Best Mom. Starting from NICU graduate to the moment we are raising a newborn who is born with low weight. A lot of insight has come from our experts. So please do visit. We have been hearing there is a beautiful book available at I'm the Best Mom, written by Dr. Anuj Rastogi. So this is a must handbook for every mom, at irrespective of ages. So please do have a copy of that. It's absolutely complimentary. So thank you so much once again, and have a wonderful night ahead. Thank you, Dr. Pradeep sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Thank you. Thank you.